Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the second lecture of relativity in which we will discuss about Michelson-Morley experiment. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आपेक्षिकता का यह हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम माइकलसन-मोरले प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about Galilean invariance and Michelson-Morley experiment. तो हम हमारे इस लेक्चर में गैलीलियन अनिश्चयता क्या है एवं माइकलसन-मोरले प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, Galilean invariance. अब लास्ट लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था। अब अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है, गैलीलियन रूपांतरण के पश्चात यदि निकाय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह निकाय गैलीलियन अनिश्चर होगा। So Galilean invariance. If on transformation from one frame of reference S to another frame of reference S dash, the energy and momentum of the system of particle does not change, then the system is said to be Galilean invariant. यदि एक निर्देशांक तंत्र S से किसी अन्य निर्देशांक तंत्र S डैश में कणों के निकाय की ऊर्जा एवं संवेग अपरिवर्तित रहता है तो निकाय गैलीलियन अनिश्चर कहलाता है। सो अगर किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफर होते हैं, एक निर्देशांक तंत्र से यदि हम दूसरे निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सिस्टम ऑफ पार्टिकल या कणों के निकाय की न तो एनर्जी चेंज होती है, न ही मोमेंटम चेंज होता है, न तो ऊर्जा परिवर्तित होती है और न ही संवेग परिवर्तित होता है, तो निकाय गैलीलियन अनिश्चर कहलाता है। Let there are two frame of reference. माना दो निर्देशांक तंत्र हैं and these frame of reference are represented by S and S dash. ये निर्देशांक तंत्र S एवं S dash हैं। Both are inertial frame of reference and frame S dash is moving with velocity v with respect to S. दोनों निर्देश तंत्र S एवं S dash इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है एवं निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम S मानते हैं
दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एस डैश है, एंड एस डैश एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव करता है, एस डैश एस के सापेक्ष वी वेग से गतिशील है। नाउ देयर आर टू बॉडीज, माना दो वस्तु हैं जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं। देयर मासेस आर m1 एंड m2। बिफोर कोलिजन the velocities of m1 and m2 in frame S are u1 and u2 respectively। इन पिंडों के या इन वस्तुओं के टक्कर से पूर्व निर्देश तंत्र S में वेग क्रमशः u1 एवं u2 हैं। अब ये दोनों बॉडी जाकर टकराती है, ये दोनों पिंड जाकर टकराते हैं। सो कॉलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, टक्कर के पश्चात इनके वेग परिवर्तित होते हैं। लेट आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 be v1 and the velocity of particle of mass m2 be v2 in frame S। माना टक्कर के पश्चात m1 पिंड का निर्देश तंत्र S में वेग v1 है, जबकि m2 द्रव्यमान वाले पिंड का टक्कर के पश्चात निर्देश तंत्र S में वेग v2 है। सो बिफोर कॉलिजन इनकी वेलोसिटीज u1 एंड u2 थी, एंड आफ्टर कॉलिजन इनकी वेलोसिटीज v1 एंड v2 हो जाती है। सो टक्कर के पूर्व इन पिंडों के वेग क्रमशः u1 एवं u2 हैं, जबकि टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 एवं v2 हो जाते हैं। यह हम फ्रेम S की बात कर रहे हैं। अब यदि इन्हीं पिंडों के निर्देश तंत्र S डैश में हम वेग लें या वेलोसिटी लें, सो बिफोर कॉलिजन द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी ऑफ मास m1 and m2 in frame S dash are u1 dash and u2 dash respectively। माना टक्कर के पूर्व m1 द्रव्यमान वाले पिंड एवं m2 द्रव्यमान वाले पिंड के निर्देश तंत्र S डैश में वेग क्रमशः u1 डैश एवं u2 डैश हैं, एवं इन्हीं पिंडों के टक्कर के पश्चात निर्देश तंत्र S डैश में वेग v1 डैश एंड v2 डैश हैं। ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी इन फ्रेम S डैश आफ्टर कॉलिजन आर v1 डैश एंड v2 डैश रेस्पेक्टिवली। Now, law of conservation of linear momentum, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाकर हम ये चेक करते हैं कि ये गैलीलियन इनवेरिएंट है या नहीं है, गैलीलियन अनिश्चर है या नहीं। According to the law of conservation of linear momentum, the total linear momentum
of the system remains constant. रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है. इट मीन्स द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. अतः टक्कर के पूर्व निकाय का कुल रेखीय संवेग टक्कर के पश्चात निकाय के कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है. सो बिफोर कॉलिजन फ्रेम एस के अंदर वेलोसिटी u1 एंड u2 है, m1 एंड m2 मास वाले बॉडी की, जबकि टक्कर के पश्चात या आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटीज या उनके वेग क्रमशः v1 v2 हैं. सो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं, देन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. m1 u1 plus m2 u2 is the total linear momentum before collision, and m1 v1 plus m2 v2 is the total linear momentum after collision. Now from velocity transformation, वेग रूपांतरण से u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस v, से यहां से हमको मिलेगा u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v. सिमिलरली इसी प्रकार u2 इक्वल टू u2 डैश प्लस v, v1 इक्वल टू v1 डैश प्लस v एंड v2 इक्वल टू v2 डैश प्लस v. सो u1 हमारा u1 डैश के टर्म्स में ये है, u2 डैश के टर्म्स में ये है, v1 डैश के टर्म में ये है, जबकि v2 डैश के टर्म्स में ये होता है. दिस इज बाय यूजिंग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. ये हमने वेग रूपांतरण से लिखा है. अब u1 u2 v1 v2 की ये जो वैल्यूज है हम यहां पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा m1 इंटू u1 डैश प्लस v प्लस m2 इंटू u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 इंटू v1 डैश प्लस v प्लस m2 इंटू v2 डैश प्लस v. अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो यहां पर आएगा m1 u1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2 v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v. सो m1 v से m1 v, m2 v से m2 v कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. अब एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन ये है. दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम इन फ्रेम S एंड दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन फ्रेम S डैश. यह समीकरण फ्रेम S में निकाय का कुल रेखीय संवेग दर्शाती है, जबकि यह समीकरण निकाय का कुल रेखीय संवेग निर्देश तंत्र S डैश में दर्शाती है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के अंदर एंड ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश के अंदर.
सो U1 को U1 डैश, U2 को U2 डैश से, V1 को V1 डैश से एंड V2 को V2 डैश से अगर चेंज करते हो तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। तो ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज करते हैं सो लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। Thus, the law of conservation of linear momentum is invariant under Galilean transformation. अतः रेखीय संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण में अनिश्चल रहता है, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी गैलीलियन इनवेरियंस होता है या नहीं होता है, यह हम चेक कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी हर केस में रहेगी। केवल यह हो सकता है कि एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाए, ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो जाए। नाउ बिफोर कॉलिजन टोटल एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, एंड कॉलिजन के बाद में कुछ एनर्जी हमारी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है, कुछ ऊर्जा अन्य रूप में परिवर्तित हो गई है। सो दिस विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डेल्टा ई। ये जो डेल्टा ई है ये इस एनर्जी में से इस एनर्जी को घटाने पर जो बची हुई एनर्जी होगी, जो बची हुई ऊर्जा होगी वह होगी। सो ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये एक्चुअल में क्या है, जब दो बॉडी आपस में टकराई थी उस केस में एनर्जी का फॉर्म हमारा चेंज हो गया था, कुछ ऊर्जा दूसरी रूप में परिवर्तित हो गई थी। ये एनर्जी हमारी हीट एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी और कोई दूसरा फॉर्म हो सकता है। क्योंकि जैसे ही बॉडी टकराती है, जैसे ही पिंड टकराते हैं आवाज आती है, मीन्स साउंड एनर्जी क्रिएट हुई है। इसी टाइप से अगर बॉडी टकरा रही है तो हीट भी जनरेट होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो एनर्जी का कुछ फॉर्म हमारा दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया है। सो हियर डेल्टा ई इज द पार्ट ऑफ एनर्जी of the particles before collision which appears in some other form, that is sound energy, heat energy, etc. So delta E टक्कर से पूर्व प्राप्त ऊर्जा का वह भाग है जो टक्कर के पश्चात किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो गया है, और यह अन्य रूप ध्वनि ऊर्जा हो सकती है, ऊष्मा ऊर्जा हो सकती है, या कुछ दूसरा फॉर्म ऊर्जा का हो सकता है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की बात करें, वेग का रूपांतरण लें तो u1 हमारा ये था, u2 हमने इसको बोला था, v1 हमारा ये है एंड v2 हमारा ये है।
तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रख दें तो u1 की जगह u1 डैश प्लस वी, u2 की जगह u2 डैश प्लस वी, v1 की जगह v1 डैश प्लस वी एंड v2 की जगह v2 डैश प्लस वी। तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 डैश प्लस वी होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश प्लस वी होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस वी होल स्क्वायर प्लस डेल्टा ई। तो हमारा क्या हो गया है? तो ये हो गया है हाफ m1 u1 डैश प्लस वी होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 डैश प्लस वी होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस वी होल स्क्वायर प्लस डेल्टा ई। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर से इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। अभी हमने ये इक्वेशन निकाली थी। अब जैसे ही होल स्क्वायर को ओपन करोगे ये क्या हो जाएंगे? हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस u1 डैश v प्लस वी स्क्वायर जो हमको यहां से मिला है प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस u2 डैश v प्लस वी स्क्वायर जो हमको यहां से मिला है इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 डैश v प्लस वी स्क्वायर जो यहां से मिलेगा एंड प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस v2 डैश v प्लस वी स्क्वायर जो यहां से मिला है एंड प्लस डेल्टा ई ये वाला एज इट इज। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो यहां से हाफ m1 v स्क्वायर एंड यहां पर हाफ m1 v स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से हाफ m2 v स्क्वायर एंड यहां से हाफ m2 v स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर जो यहां से आ गया है प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर जो यहां से मिला है प्लस अब एक्स्ट्रा टर्म यहां पे क्या आएगी? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। सो m1 u1 डैश v प्लस यहां से ये 2 से 2 कैंसिल m2 u2 डैश v एंड इन दोनों टर्म में हम v कॉमन लेंगे तो ये बचेगा v इंटू m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। अब यहां पर हम बात करें सो हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर यहां से मिलेगा जो हमने यहां पे लिख दिया है, हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर यहां से मिलेगा जो हमने यहां पर लिख दिया है प्लस डेल्टा ई ये वाला हमने एज इट इज लिखा है एंड ये टर्म अभी भी बची हुई है। सो 2 से 2 कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा? m1 v1 डैश v एंड यहां से m2 v2 डैश v। सो इन दोनों में v कॉमन आ जाएगा। सो प्लस v एंड इन ब्रैकेट m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। सो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। एंड अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इनवेरिएंसी या गैलीलियन इनवेरिएंसी प्रूव की थी। सो वहां से हमको मिला था m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इट मीन्स ये m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश को हम m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश लिख सकते हैं एंड यहां पर भी हमारे पास में यही है। तो जैसे ये वैल्यू आप यहां पर रखोगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा? हाफ m1
U1 dash square plus half M2 U2 dash square is equal to half M1 V1 dash square plus half M2 V2 dash square plus delta E. So फ्रॉम एस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यह निर्देश तंत्र एस में ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमें यह इक्वेशन प्राप्त हुई है एंड फ्रॉम एस डैश के अंदर हमको यह इक्वेशन मिली है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी गैलीलियन इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करने पर चेंज नहीं होती है, इनवेरिएंट रहती है। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम अनिश्चल रहता है, मीन्स चेंज नहीं होता है। नाउ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। अब हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव। इस प्रयोग के अनुसार प्रकाश तरंग के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर मीडियम नहीं है, यदि माध्यम नहीं है, तो लाइट वेव प्रोपेगेट नहीं होगी, प्रकाश तरंग संचरित नहीं होगी। अब यहां पर हमने कोई सोर्स लिया है, कोई स्रोत लिया है। यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है या एक उत्तल लेंस है। यह हमारी सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट या अर्धरजित कांच की पट्टिका है। एंड दिस इज अ प्लेन ग्लास प्लेट या यहां एक समतल कांच की पट्टिका है। अब ये जो सोर्स है, ये जो स्रोत है, ये उत्तल लेंस के फोकस पर है, जिससे कि इस सोर्स से जो रे निकलती है, इस स्रोत से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी, वो इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात समांतर हो जाएंगी। दिस इज अ सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट। यहां एक अर्धरजित कांच की पट्टिका है विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, जो 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। अब ये सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है, या अर्धरजित कांच की पट्टिका है, इसलिए 50% लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी एंड रिमेनिंग 50% रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए 50% प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है, जबकि बची 50% परावर्तित हो जाती है। सो 50% रिफ्लेक्ट होगी, 50% हमारी रिफ्लेक्ट होगी। एंड दिस इज अ प्लेन ग्लास प्लेट हैविंग द सेम थिकनेस एज सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट and made of same material, and this is also inclined at 45 डिग्री। सो यह एक समतल कांच की पट्टिका है जिसकी चौड़ाई या जिसकी मोटाई अर्धरजित कांच की पट्टिका की
मोटाई के बराबर होती है एवं यह उसी पदार्थ से निर्मित होती है जिससे कि अर्धरजित कांच की पट्टिका बनी है। यह पट्टिका भी 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। तो ये भी 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और ये भी 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। दिस इज मिरर M1, यह दर्पण M1 है एंड दिस इज मिरर M2, यह दर्पण M2 है। अब माइकलसन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो क्या होगा, यहां से लाइट रे निकलेगी, इस स्रोत से प्रकाश किरणें निकलेंगी। अब ये जो सोर्स है, यह जो स्रोत है, यह उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर है। सो जैसे ही लाइट रे इस लेंस में से पास होगी वो हमारी पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यहां पर हमारे पास में एक टेलीस्कोप है या दूरदर्शी है। तो सोर्स में से लाइट रे निकल रही है, स्रोत में से प्रकाश किरणें निकल रही है एंड उत्तल लेंस में से गुजरने के पश्चात ये हमारे समांतर किरणपुंज में परिवर्तित हो गई है। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस दीज रेज बिकम पैरेलल। अब ये समांतर किरणपुंज अर्धरजित कांच की पट्टिका पर आपतित होती है। अब क्योंकि ये हमारी सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, अर्धरजित कांच की पट्टिका है, सो एक रे हमारी रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ जाएगी जबकि दूसरी रे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो एक किरण अपवर्तित होकर दर्पण M2 की ओर जाती है जबकि दूसरी प्रकाश किरण इस पट्टिका से परावर्तित होकर दर्पण M1 की ओर जाती है। सो ये हमारी वो रे है जो कि रिफ्लेक्ट हुई है। तो प्लेन ग्लास प्लेट की तरफ गई और इसमें से आगे बढ़कर ये रिफ्लेक्ट होकर मिरर M2 पर आपतित होती है, दर्पण M2 पर गिरती है। अब इस मिरर से ये वापस रिफ्लेक्ट होगी या वापस परावर्तित होगी। से हमारी परावर्तित प्रकाश किरण प्लेन ग्लास प्लेट में से निकलेगी, फिर सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट की तरफ जाएगी एंड इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप या दूरदर्शी में प्रवेश करती है। अब हमारे पास में वो रे बची है जो कि इस सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। ते रिफ्लेक्टेड रे या अपवर्तित प्रकाश किरण थी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो यह परावर्तित प्रकाश किरण दर्पण M1 की तरफ जाती है एवं दर्पण M1 या मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर या परावर्तित होकर पुनः इस ग्लास प्लेट की तरफ आती है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस टेलीस्कोप में एंटर करती है, दूरदर्शी में प्रवेश करती है। तो इस टेलीस्कोप में दो रे जाती है, एक रे हमारी ये व्हाइट है जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई थी, जबकि दूसरी हमारी रेड कलर की रे है जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर मिरर M1 की तरफ गई थी एंड मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ गई है। अब मोरले ने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है। अभी तक हमने माइकलसन एक्सपेरिमेंट दिखाया है, तो माइकलसन एक्सपेरिमेंट में ये दोनों रेंज टेलीस्कोप में एंटर करती है एंड टेलीस्कोप में हमको
सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है, वृत्ताकार फ्रिंजेस प्राप्त होती है। तो इस पॉइंट को हमने ए, इसको पी, इसको क्यू एंड इसको बी कहा है। अब माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में क्या है? माइकलसन एक्सपेरिमेंट जो था, या माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो था, माइकलसन व्यतिकरण मापी जो था, उसको हम काम में लेते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट मूव करता है, गति करता है। सो ये हमारा सोर्स था, ये स्रोत था, एंड ये सोर्स इस लेंस के फोकस पर रखा हुआ था, इसलिए यहां से रे पैरेलल हो जाएगी, समांतर किरण हो जाएगी। तो ये हमारी पैरेलल रे। डायग्राम हमारा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए इसलिए हमने यहां पर प्लेन ग्लास प्लेट को नहीं दिखाया है, समतल कांच की पट्टिका को नहीं दिखाया है। यहां पर केवल हमने सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट दिखाई है। अब इंस्ट्रूमेंट हमारी मूव कर रहा है, उपकरण हमारा गति करता है। तो ये जो मिरर है, ये दर्पण आगे बढ़ गया है, तो ये इसकी नई पोजीशन। सपोज इंस्ट्रूमेंट हमारा v वेलोसिटी से मूव करता है, उपकरण v वेग से गति करता है। तो वो रे जो कि यहां से रिफ्लेक्ट हुई थी, वो हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। क्योंकि यहां पर अब कोई ग्लास प्लेट नहीं है, या यहां वाला पॉइंट हमारा आगे शिफ्ट हो गया है, तो यहां से रे रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगी। पर इस ड्यूरेशन में ये मिरर भी आगे बढ़ जाता है एंड ये प्लेट भी आगे बढ़ जाती है। तो ये प्लेट यहां पर पहुंच गई है, तो ये प्रकाश किरण यहां से अपवर्तित होकर इस प्लेट पर आपतित होती है। तो पहले प्लेट हमारी यहां थी, मिरर हमारा यहां था। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा है, उपकरण गति करता है, तो ये मिरर यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया है, प्लेट हमारी यहां से यहां शिफ्ट हो गई है। तो ये जो प्रकाश किरण थी, जो रिफ्लेक्ट हो रही थी या परावर्तित हो रही थी, वो यहां से परावर्तित होकर यहां पर पहुंचती है। और इस ड्यूरेशन में ये टेलीस्कोप भी यहां से यहां जाता है, तो इधर आ गया। तो ये प्रकाश किरण, ये लाइट रे यहां पर इस टेलीस्कोप के अंदर एंटर करती है। अब आप उस रे की बात करते हैं, या उस प्रकाश किरण की बात करते हैं जो कि सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हुई थी, अर्धरजित कांच की पट्टिका से अपवर्तित हुई थी। इस नए पॉइंट को हमने ए डैश कर दिया है। अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारा v वेलोसिटी से मूव करता है, तो मिरर M2 भी हमारा नई पोजीशन पर शिफ्ट हो गया है। अब वो रे जो कि सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हुई थी, अर्धरजित कांच की पट्टिका से अपवर्तित हुई थी, वो हमारी यहां से रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि मिरर हमारा यहां पर पहुंच गया है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर या यहां से परावर्तित होकर इस प्लेट के पास में पहुंचती है एंड यहां से नीचे की तरफ आ जाती है। तो
पॉइंट ए की नई पोजीशन हमने ए डैश कही है, पॉइंट बी की नई पोजीशन को हमने बी डैश कहा है, और टेलीस्कोप जो यहां था वो यहां से यहां आ गया है, प्लेट जो यहां थी वो यहां पर आ गई, एंड मिरर जो यहां पर था वो यहां पर आ गया है। सो एक्चुअल पॉइंट हमारा यहां पर था, ये ए हमारा ए डैश पर शिफ्ट हो गया, बी यहां पर था, ये बी से बी डैश पर शिफ्ट हो गया है। अब इस टेलीस्कोप में दो रे एंटर करती है, दो प्रकाश किरण प्रवेश करती हैं, तो उन दोनों रेस के बीच में सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। दोनों प्रकाश किरणों के मध्य अध्यारोपण के कारण हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा। सो सर्कुलर फ्रिंजेस हमको दिखाई देंगी, वृत्ताकार फ्रिंजें हमें दिखाई देंगी। अब ये हमारी पोजीशन थी, पहले प्लेट हमारी पॉइंट पी पर थी, ये पी शिफ्ट होकर पी डैश पर पहुंच गया था। मिरर पहले पॉइंट ए पर था, पॉइंट ए हमारा ए डैश पर पहुंच गया था, एंड यहां पर मिरर M2 था, वो पॉइंट बी से बी डैश पर पहुंच गया था। अब इंस्ट्रूमेंट हमारा v वेलोसिटी से मूव करता है, उपकरण हमारा v वेग से गति करता है। लेट्स सी बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। माना सी प्रकाश का वेग है, v बी द वेलोसिटी ऑफ अर्थ और एपरेटस। माना v पृथ्वी का वेग है या उपकरण का वेग है। PA equal to PB equal to L. So PA is equal to PB equal to L. Means इस पॉइंट P से दर्पण M1 की दूरी एंड दर्पण M2 की दूरी बराबर है, जिसको हमने L माना है। Let T1 is the time taken by beam from P to A dash and A dash to P dash। माना प्रकाश किरण द्वारा P से A डैश एवं A डैश से P डैश तक पहुंचने में लिया गया समय T1 है, and T2 is the time taken by beam from P to B dash and B dash to P dash। एवं T2 प्रकाश किरण द्वारा P से B डैश एवं B डैश से बिंदु P डैश तक पहुंचने में लगा समय है। क्योंकि यहां वाला टाइम जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये टाइम दोनों के अंदर सेम है, दोनों में नीचे की तरफ या टेलीस्कोप की तरफ जाने में लिया गया समय समान है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ T1, T1 की गणना। तो टाइम T1 क्या था? ये वो टाइम है जो लाइट रे P से A डैश एंड A डैश से P डैश तक पहुंचने में लेती है। इस टाइम T1 की हमको वैल्यू निकालनी है। सो इन ट्राइंगल PA'O, त्रिभुज PA''O में अब इस ट्राइंगल की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से PA' स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OA' स्क्वायर। PA' स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OA' स्क्वायर। अब PA' कितना है? PA' स्क्वायर हो जाएगा AA' स्क्वायर प्लस OA' स्क्वायर, क्योंकि PO हमारा AA' के इक्वल हो गया है। नाउ PA' इक्वल टू C इंटू T, क्योंकि हम लाइट रे की बात कर रहे हैं
प्रकाश किरण की बात करते हैं तो लाइट की स्पीड c एंड t टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पी ए डैश इक्वल टू सी टी। ए डैश यहां वाली डिस्टेंस है और इंस्ट्रूमेंट हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उपकरण हमारा v वेग से गति करता है। तो t टाइम में a से a डैश पर पहुंच रहा है, इट मींस a डैश इक्वल टू v t एंड o a डैश हमारा l है, क्योंकि हमने कहा है p a इक्वल टू p b इक्वल टू l। सो पी ए एंड ओ ए डैश हमारा सेम होगा, इसको हमने एल लिखा है। सो ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करो, सो टी स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारी एल स्क्वायर एंड यहां से हम t की वैल्यू निकालें तो टी स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या t क्या हो जाएगा एल अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ना t की वैल्यू हमको ये मिली है, अब T1 निकालोगे तो जितना टाइम P से A डैश जाने में लग रहा है उतना ही टाइम A डैश से P डैश तक आने में लगा है। सो T1 इक्वल टू ट्वाइस T एंड T हमारा L अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है। सो T1 हो जाएगा ट्वाइस L अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहां पर सी स्क्वायर आप बाहर ले लो, सी हो जाएगा ट्वाइस एल अपॉन सी एंड नीचे साथ में बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ, जिसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो T1 की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस एल अपॉन सी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ। अब इसको बाइनोमियल से ओपन कर देते हैं, द्विपद प्रमेय से इसको ओपन करते हैं, तो T1 हो जाएगा ट्वाइस एल बाई सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सिंस v इज वेरी मच लेस देन c, v का मान c की तुलना में अत्यंत कम है, इसलिए हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उच्च घातों को नगण्य मानकर हम छोड़ देते हैं। तो ये बचेगा T1 इक्वल टू 2L बाई सी एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। सो T1 इक्वल टू ट्वाइस L बाई सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर से हमारा टाइम T1 आ गया है, जो कि लाइट रे P से A डैश एंड A डैश से पॉइंट P डैश तक पहुंचने में लेती है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ T2, समय T2 की गणना। T2 टाइम हमने किसको बोला था, जो लाइट रे P से B डैश एंड B डैश से P डैश तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लेती है उसको हम T2 कह रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट अलोंग पी बी डैश, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारा इसी डायरेक्शन में घूम रहा है और लाइट की स्पीड हमने c कही है, तो c एंड v दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट अलोंग पी बी डैश दिशा में प्रकाश का वेग इक्वल टू c माइनस v। इसी टाइप से अगर b डैश p डैश की डायरेक्शन में लोगे तो इंस्ट्रूमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, लाइट हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे।
So velocity of light along B dash P dash is equal to C plus V. So B dash P dash दिशा में प्रकाश का वेग C plus V. अब टाइम T2 निकालना है. सो ये क्या आ जाएगा? T2 इक्वल टू L अपॉन C माइनस V प्लस L अपॉन C प्लस V. क्योंकि डिस्टेंस हमारी P से B की L थी, इसलिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हमको टाइम मिलेगा. सो T2 इक्वल टू L अपॉन C माइनस V. ये वो टाइम है जो लाइट रे P से B डैश तक पहुंचने में लेती है. एंड प्लस L अपॉन C प्लस V. This is the time which is taken by light ray in reaching to P dash from B dash. So B dash से P dash तक पहुंचने में प्रकाश किरण द्वारा लिया गया समय L अपॉन C प्लस V होगा. अब यहां पर हम एलसीएम C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर लेंगे, तो न्यूमेरेटर में क्या आएगा? L तो आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा C प्लस V प्लस C माइनस V. सो V से V कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर क्या आ जाएगा? 2C एंड L हमारा बाहर है, सो T2 इज ट्वाइस LC अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं? नीचे से C स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, तो जैसे C स्क्वायर आप कॉमन लोगे, एक C से C कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? C इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर. एंड 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर को हम न्यूमेरेटर में लेके जाएंगे, अंश में लेकर जाएंगे. सो T2 हमको मिल रहा है 2L बाई C एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर. अब इसको न्यूमेरेटर में ले लो, सो T2 इक्वल टू 2L बाई C एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर पावर -1. और ये जो पावर -1 है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, मीन्स इस ब्रैकेट को हम बाइनोमियल से एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा T2 इक्वल टू 2L बाई C एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. अब हायर पावर को नेगलेक्ट मान के ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि V की वैल्यू C के कंपैरिजन में बहुत कम है. चूंकि V का मान C की तुलना में अत्यंत कम है, इसलिए उच्च घातों को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं. सो T2 इक्वल टू 2L बाई C एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर से हमको T2 की वैल्यू मिल गई है. नाउ फ्रिंज शिफ्ट या फ्रिंज विस्थापन. सो टाइम डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज. सो अपवर्तित एवं परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य समय अंतराल. सो टाइम डिफरेंस हम निकालते हैं. सो डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1. T1 हमने 2L बाई C 1 प्लस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर निकाला है. T2 की वैल्यू 2L बाई C 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर है. सो T2 माइनस T1 करना है, तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करो, सो 2L बाई C हमारा कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस 1 माइनस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर. सो 1 से 1 कैंसिल होगा, सो V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर की वैल्यू V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर होगी. सो बाहर 2L बाई C एंड अंदर V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर. सो 2L बाई C
एंड इन ब्रैकेट v स्क्वायर बाय 2c²। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा t इक्वल टू एल वी स्क्वायर अपॉन c³। सो डेल्टा t की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ इफ द apparatus इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री, यदि संपूर्ण उपकरण को 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो डेल्टा टी डैश इक्वल टू माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन c³। तो इस केस में टाइम हमने डेल्टा टी डैश कहा है। अब अगर 90 डिग्री एंगल से आप घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी एंड रिफ्लेक्टेड रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो इस अवस्था में अपवर्तित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण होगी एवं परावर्तित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण होगी। तो इस केस में जो टाइम डिफरेंस होगा, ये समय अंतराल होगा, उसको हमने डेल्टा टी डैश कहा है एंड डेल्टा टी डैश इक्वल टू माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन c³। नाउ डेल्टा टी टोटल, सो डेल्टा टी में से हम डेल्टा टी डैश को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो डेल्टा टी टोटल आ जाएगा एल वी स्क्वायर अपॉन c³ माइनस ऑफ माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन c³ सी हो जाएगा ट्वाइस एल वी स्क्वायर अपॉन c³। नाउ पाथ डिफरेंस, पथांतर, सो टाइम डिफरेंस या समयांतर हमें मिला है, सो पाथ डिफरेंस या पथांतर हम निकाल सकते हैं। सो टाइम डिफरेंस को अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट c से मल्टीप्लाई करोगे तो पाथ डिफरेंस मिलेगा, पथांतर मिलेगा। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू c इंटू टोटल टाइम डिफरेंस। सो इसको हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक c नीचे कैंसिल हो जाएगा और पाथ डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस एल वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो दिस इज पाथ डिफरेंस या पथांतर होगा। अब फ्रिंज शिफ्ट हम निकाल रहे हैं। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पासिंग थ्रू अ रेफरेंस मार्क, किसी विशेष बिंदु से गुजरने वाली फ्रिंजों की संख्या। तो किसी एक पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट बोल दिया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी फ्रिंजेस पास हो रही है, कितनी फ्रिंजें गुजरती है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी संख्या निकालनी है। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पासिंग थ्रू अ रेफरेंस मार्क डेल्टा एन इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लेम्डा। अब डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, जो ये थी, इसको हम लेम्डा से डिवाइड करें, सो डेल्टा एन हमको मिलेगा ट्वाइस एल वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर लेम्डा। सो दिस इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस पासिंग थ्रू अ रेफरेंस मार्क। यह हमें किसी विशेष बिंदु से गुजरने वाली फ्रिंजों की संख्या प्रदान करता है। इन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन-मोरले used L equal to 11 meter, lambda equal to 6000 angstrom and V equal to 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो माइकलसन-मोरले ने अपने प्रयोग में L का मान 11 मीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दे दे रहे 6000 एंगस्ट्रॉम और जो इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी या उसका वेग 30 किलोमीटर पर सेकंड लिया था। तो जैसे ही ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रखते हैं
डेल्टा एन की वैल्यू हमको मिलती है 0.37। अब ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं जो रेफरेंस मार्क से पास होती है, ये आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, इजीली काउंट कर सकते हो। द फ्रिंज शिफ्ट ऑफ दिस अमाउंट कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय द ऑपरेटर्स। फ्रिंज विस्थापन का यह मान उपकरण द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। It should be possible to measure the fringe shift। अतः इस फ्रिंज विस्थापन का मापन संभव है। By using this delta n, the velocity of earth relative to ether could be determined। डेल्टा n के इस मान की सहायता से पृथ्वी का ईथर के सापेक्ष वेग आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा ईथर में मूव कर रहा है, उपकरण हमारा ईथर माध्यम में गति करता है। बट माइकलसन-मोरले could not detect any fringe shift। परंतु माइकलसन-मोरले को किसी भी प्रकार का कोई फ्रिंज विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब जिस मीडियम को आप लेके चल रहे हो, जिस माध्यम ईथर की हम कल्पना कर रहे हैं, वो माध्यम वहां पर नहीं है, वो मीडियम वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो रिजल्ट क्या आ रहा है? परिणाम, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द अर्थ एंड ईथर इज 0। पृथ्वी एवं ईथर के मध्य सापेक्ष वेग 0 है, अर्थात v का मान 0 है। इट मीन्स देयर इज नो मीडियम। अतः वहां पर कोई भी ईथर माध्यम नहीं है। तो जिस मीडियम को आप लेके चले थे, वो मीडियम हमको लास्ट में नहीं मिलता है। इट मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा नेगेटिव एक्सपेरिमेंट है, यह प्रयोग हमारा ऋणात्मक प्रयोग है। इसलिए माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट को हम नेगेटिव एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ऋणात्मक प्रयोग भी कहते हैं। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने गैलीलियन इनवेरियंस क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए गैलीलियन इनवेरियंस प्रूव किया है, एंड साथ में हमने माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया है। सो गुड बाय।